ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको x बराबर 0 से x बराबर a/2 पर जाने में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। आपको निकालना है t कितना काउंट होगा फ्रेजर डायग्राम से। किससे? बाय फेजर डायग्राम। अभी हम आपको एक बता देते हैं, उसके बाद आप खुद निकाल लेंगे। फेजर डायग्राम से देखिए, ध्यान समझिए, एक सेंटर पॉइंट है। फेजर डायग्राम किसकी हेल्प से हम लोग बनाते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ध्यान में रखते हुए। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबको पता है, और यदि नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसका टेंजेंशियल स्पीड या लीनियर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा सर्कुलर मोशन में। जब भी कांस्टेंट होगा उसका स्पीड यानी उसका मैग्नीट्यूड होगा। समझ गए? अब यहां पर सेंटर पॉइंट ये है, ओ पॉइंट। अब हम क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां से चलना स्टार्ट करता है? अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, इसको ओ डैश ले लीजिए, ये पॉइंट को ओ लीजिए। एक्स बराबर 0 काउंट करेंगे। पार्टिकल इधर टर्न किया और इस पोजीशन पे आ गया। इस पोजीशन को एन पोजीशन कह रहे हैं। और यहां से जो एंगल सस्टेन हुआ सेंटर पे, दैट एंगल इज थीटा। थीटा हमको पता नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं तुरंत। कैसे? यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो ये हो गया एन डैश। आपको पता है ये दूरी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये x बराबर a/2 है। पार्टिकल x बराबर 0 से चला और x बराबर a/2 पे पहुंचा। तो जब सर्कुलर आर्क पे गया तो इसका वर्टिकल ड्रॉप करेंगे तो यही डिस्टेंस कितना है, a/2। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और ये हमको a/2 पता है और ये a पता है। तो हम थीटा निकाल सकते हैं क्या? बोलिए। साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1/2 और इज इक्वल टू क्या होगा, साइन π/6 होगा। और हमको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी। तो थीटा कितना आया, π/6 इज इक्वल टू, क्यों π/6 आया, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी के बराबर होगा ना। तो π/6 ओमेगा टी के बराबर हुआ ना। तो यहां 2π/t इंटू टी, कहां से कहां, ओ से, सॉरी ओ से एन के लिए। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ऊपर गए t/12 इज इक्वल टू टी ओ से एन। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। समझ पाए? तो हम फ्रेजर डायग्राम का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला सेम क्वेश्चन हम लोग टाइम अलग वाले मेथड से लगाए थे तो टाइम ज्यादा यूज कंज्यूम हुआ था हमारा। फेजर डायग्राम से तुरंत हो गया। समझ गए? फेजर डायग्राम का हेल्प हम लोग टाइम निकालने में खास करके करेंगे क्योंकि इससे एंगल निकालना आसान है। ये एंगल जो कि π/6 हुआ, π/6, ये एंगल कितना होगा, होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर पार्टिकल a पर प्लस a से x बराबर a/+a/√2 पर है और v क्या हो गया, यहां से नेगेटिव हो गया। तो आपको टाइम बताना है। ठीक है, आप बताइए कि π/2, सॉरी, जब हमारा x बराबर प्लस a होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मेरा कहना है कि पार्टिकल जब 0 से चलकर a पे जाएगा तो π/2 होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब उसके आगे कितना गया हुआ, प्लस a/√2, लेकिन वेलोसिटी क्या हुआ उसका, नेगेटिव। तो ध्यान समझिए, यहां पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, फिर यहां फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये मीन पोजीशन O है, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है x बराबर प्लस a से और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये पॉइंट कितना है, x बराबर कितना है, a/√2 है, प्लस में है, लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी का इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको पता लगाना है कि इस पॉइंट को यदि हम m पॉइंट मानते हैं और इस पॉइंट को p मानते हैं तो ये जो t p से m का दूरी है वो निकालना है ना। क्योंकि पार्टिकल कहां पर है, t बराबर 0 पर, प्लस a पर है।
और वहां से प्लस a बाई 2 पर पहुंचा, टाइम कितना होगा वो निकालना है, वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसका मतलब रिटर्न बैक हो रहा है। ठीक है, अब जस्ट देखिए इसको फेजर डायग्राम पर 2 स्टेप में कैसे बनेगा। सेंटर पॉइंट हो गया ये, ग्रीन कलर सबको दिखता है ठीक से? नहीं दिखता है तो बोलिएगा, हमको ठीक से नहीं दिखता है, हमको रेड और ग्रीन देखने में दिक्कत होती है, आप लोग को दिखे इसलिए हम ऐसा करते हैं। हाँ दिख रहा है सब ठीक से? हाँ क्लियर दिख रहा है ना, बस समझ में नहीं आता है। हाँ? एक विद्यार्थी बोल रहा था, 22 का बैच का एक विद्यार्थी बोलता है, सर आपका क्लास में मजा बहुत आता है लेकिन समझ में नहीं आता। हमको वो सलमान खान का डायलॉग याद आ गया, कौन सा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते थे, हम दिमाग में आते हैं दिल में नहीं, ऐसे करके नहीं है क्या? वो आप लोग देख लीजिए क्या है, किसी को याद? ये भी याद नहीं है किसी को? कुछ तो किए होगा जीवन में। हाँ ये भी याद नहीं है सर? याद तो बहुत कुछ है लेकिन आपके सामने कैसे कहें। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, एन डैश मान लीजिए, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पोजीशन कितने पोजीशन पर है, a बाई रूट 2 पर है। ठीक है, तो a बाई रूट 2 पर है, ये दूरी कितना हुआ, a बाई रूट 2, कौन सा कौन, ये o डैश, यानी कि o डैश से n का दूरी कितना है, a बाई रूट 2 हुआ, होगा ऐसा? तो टोटल एंगल सस्टेन्ड कितना हुआ, ये टोटल एंगल सस्टेन्ड कितना होगा, ये होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो थीटा हमारा निकालना नैतिक जिम्मेदारी है, कैसे निकालेंगे, दो चीज दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन अभी फिजिक्स का है ही नहीं, ये क्वेश्चन अब है, अभी है 9th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसका, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, 10th में, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी गलती हो गया मुझसे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, 10th में पढ़ा है आपने, बता सकते हैं ना, और ये हम मान के चल रहे हैं कि आप 10th पास करके आए हैं। मान के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सर्टिफिकेट मार्कशीट तो आप दिखा देते हैं लेकिन उसका जो नॉलेज है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताइए थीटा कितना होगा, पाई बाई 4 होगा, तो थीटा बराबर पाई बाई 4, तो ये आगे कितना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो कितना होगा, एलसीएम कितना लेंगे, 2 4 लेंगे, ठीक, ये भी मुझे करना पड़ रहा है, 2 प्लस 1 कितना, 3 पाई बाई 4 को एंगल में कितना, डिग्री में कितना देखेंगे, सब मैथ के स्टूडेंट हैं, 135। ठीक है, अब 3 पाई बाई 4 उसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब हमको निकालना है कहां से, यहां से, हमको ये नहीं पूछ रहा है कि यहां से कितना हुआ, हमको यहां से पूछ रहा है, तो उसके लिए टाइम कितना ले लेंगे, उसके लिए एंगल जो थीटा बनेगा, थीटा विल भी क्या होगा, ओमेगा टी, और थीटा कितना होगा, यदि, अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 यदि हम ले रहे हैं तो ओमेगा टी से लेकर के ओ से लेकर के एन तक का होगा। ठीक है, वो टाइम उसका ओ से एन तक का होगा, लेकिन यदि हम एंगल ले रहे हैं सिर्फ पाई बाई 4 तो ये टी कितना से कहां होगा, उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम कुछ लिखा हुआ है, उसको पी लिख लीजिए पॉइंट को, तो पी से एन, इस बात को समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस, और ये दोनों में डिफरेंस ही आपको समझना है, मेजर काम हो जाएगा लेकिन ये डिफरेंस समझना है। टाइम कहां से काउंट करते हैं, फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है, हम स्टार्टिंग के इनिशियल चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोग को कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसकी खासियत क्या है कि ये स्केलर है, और खासियत क्या है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, दो बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है जिसको जिस कारण से ये थोड़ा आसान है, लेकिन आप टाइम कब से काउंट करना शुरू करते हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। आपको कोई भी टेक्स्ट बुक
नहीं समझ में आने का कारण फिजिक्स में, खास करके मैकेनिक्स में, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डायग्राम देखकर आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि टाइम t बराबर 0 कब काउंट किया गया है। और जब t बराबर 0 काउंट नहीं होगा ना, तो आप एग्जैक्ट उसका लोकेशन या उसकी पोजीशन पर क्या हो रहा है वो पता नहीं कर सकते। जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ने के साथ मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वो पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा तभी वो मोशन में कहलाएगा। अब वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका, और ये कैसे डिसाइड होगा? टाइम के साथ होगा। टाइम इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब dv अपॉन dt आपको पॉजिटिव मिलेगा। और यदि टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो dv अपॉन dt नेगेटिव मिलेगा। और dv अपॉन dt क्या बताता है? एक्सेलरेशन। इसलिए टाइम काउंट होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर इसमें क्या है कि टाइम हम कहां से ले रहे हैं? O पॉइंट से n तक का ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां तक का लेना हुआ। और यदि इसमें सेकंड वाले केस में इसमें हमने टाइम कहां से लिया? P से n का, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग लिए। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यह आएगा t बाई 4, सॉरी पाई बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा कितना? 2 पाई बाई t, तो t इंटू टी पी एन। तो यहां से पाई कैंसिल हुआ और कितना आ जाएगा? ये t बाई 8 इज इक्वल टू टी पी एन, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा वो लगेगा ही। जैसे मान लीजिए यहां से ये तो a बाई 2 है ना, अब यहां से a बाई √2 होता तो भी t बाई 8 ही टाइम लगता। करके देखेंगे, आएगा। और यहां पर इसकी जगह पर करेंगे, इसको देखिए 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू ओमेगा कितना? 2 पाई बाई टी इंटू टी ओ टू एन। ऑब्वियसली उससे ज्यादा समय लगेगा इसमें, पाई कैंसिल हुआ तो टी डिवाइड बाई कितना होगा? 3t बाई 4 इज इक्वल टू टी ओ एन। एक t बाई 8 है और एक 3t, एक सेकेंड, हाँ 8 है, 3t बाई 8। तो आप सोचिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 होने पे t बाई 8 होता है, इसलिए 3t बाई 8 हो गया। समझ पाए? तो हम क्या एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है छोटा सा टेबल बना ले। क्या टेबल कहता है? ध्यान से देखिए, 0 से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि पाई बाई 6 हो रहा है, सॉरी पाई बाई 6 हो रहा है, तो उसका टाइम जो लगेगा वो t बाई 12 लगेगा। होगा ऐसा? 0 से पाई बाई 4 हो रहा है तो t लगेगा t बाई 8। ऐसा होगा क्या? ठीक, 0 से पाई बाई 2 जा रहे हैं तो t क्या होगा? होगा 0 से 3 पाई बाई 4 जा रहे हैं, t कितना होगा? 8 होगा। 0 से मान लीजिए पाई आ रहे हैं, होगा। इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में, आपको शॉर्ट नोट्स में आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एक मिनट के अंदर बन जाए। समझ गए? शॉर्ट नोट्स में यही जाएगा। 0 से 3, आप इसको और आप काउंट कर लें, 3 पाई बाई 2, नहीं 180 से ज्यादा का कितना एंगल होगा? 210। 210 को हम एंगल में क्या लिखेंगे? रेडियन में क्या लिखेंगे 210 को? बोलिए। 5 पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये t कितना हो जाएगा? 7 12 हो जाएगा। ठीक, बाकी 2 पाई करने पर तो आपका 0 हो जाएगा, फिर टोटल टाइम हो जाएगा। 0 से 2 पाई करेंगे तो आपको फिर टाइम जो होगा वो t होगा। समझ गए? ये टेबल बना सकते हैं आप। समझ गए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और जहां भी टाइम पूछे आप फ्रेजर डायग्राम से बनाने की कोशिश कीजिए। आइए,
स्पेलिंग सही है या गलत है बोल दीजिए। सही है, CLE तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए वर्टिकल SHM ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा सिचुएशन इसमें, हालांकि हम पहले डिस्कस किए हैं ये आपसे, याद है आप लोग को? मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्कस किए हैं, ये याद है? नहीं, उसको भी याद नहीं है, तुम रिलैक्स करो, उसको भी याद नहीं है। और इधर पीछे, हाँ रवीना, हाँ याद है कि नहीं कि मैंने डिस्कस किया है? अब मेरा अगला सवाल क्या याद है? आ? अरे हम तो याद रहना वाला अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, या फिर ये पढ़ाएं कि याद रहे कि नहीं? याद है किसी को? वर्टिकल स्प्रिंग में, हाँ वही। तो वो चीज को ही यहाँ रिपीट करना है, क्योंकि वहां पर हम नेट फोर्स के लिए डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ नेट फोर्स से आगे बढ़ना है हम लोग को। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ मिला जुला के वही लेना है। और थोड़ा बहुत डैम्प वाइब्रेशन हम यहाँ पर हल्का सा बता देंगे। डैम्प वाइब्रेशन का एग्जाम्पल आप कभी ट्रेन में सफर किए हो, या बाइक पे सफर किए हो, या कार पर सफर किए होंगे, तो आप देखे होंगे डैम्प वाइब्रेशन का एग्जाम्पल। आपको पता होगा कि ये चीज होता है, और इसी, आपको ये नहीं पता होगा कि इसी में डैम्प वाइब्रेशन होता है। समझ गए? जैसे सस्पेंशन, बाइक का सस्पेंशन देखे हैं आप लोग? अरे हाँ या ना बोलो। तो बाइक के सस्पेंशन में दो अरेंजमेंट होता है, बेसिकली दो अरेंजमेंट होता है। एक शॉक ऑब्जर्व होता है जिसमें डैम्प वाइब्रेशन होता है, और एक स्प्रिंग होता है जिसको रिटर्न बैक करता है। मान लीजिए कि बाइक जा रहा है और आगे गड्ढा है, तो गड्ढा में क्या होगा कि बाइक जा रहा है, गड्ढा है, तो वो उसका व्हील नीचे जाएगा, तो स्प्रिंग एक्सपैंड करेगा। अब स्प्रिंग फिर रिटर्न बैक हो ही ना, एक्सपैंड ही करके रह जाए, मान लीजिए एक्सपैंड ही किए रह जाए, तो अगर बाइक तो उठा हुआ नजर आएगा। शॉक ऑब्जर्वर नहीं होगा तो आपका बाइक क्या होगा, बाइक जब मतलब इसमें डैम्प में आएगा, मतलब गड्ढे में आएगा, तो गड्ढे में से निकलने के बाद ऐसे ऐसे करता रहेगा। और जब तक आप घर न पहुंच जाए तब तक ऐसे ऐसे करता रहेगा। घर वाले बोलेंगे अरे क्या हुआ, नहीं वहां गड्ढा था उसी से। तो शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, शॉक को ऑब्जर्व करके, और स्प्रिंग क्या करता है, रिटर्न बैक कर देता है उसको, ताकि व्हीकल आपका ओरिजिनल अपने मीन पोजीशन, या फिर कह लीजिए ऐसा पोजीशन जहां पर कि उसको स्टेबलाइज रहना है, उस पर आ जाता है। बहुत सारे आज से बहुत पहले जो बहुत पुराने कार होते थे ना, उसमें होता था, ये समस्याएं आती थी। अभी क्या करता है, हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन यूज होता है। हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन में मेरा थीसिस था, प्रेजेंटेशन मेरा था उसी पर, हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन यूज्ड इन कार, ये मेरा उस पर पूरा थीसिस लिखा हुआ था। और वो यूज होता है जो कि बहुत लग्जरी कार है, जिसका कॉस्ट 1 करोड़ रुपया है या 1.2 करोड़ रुपीज के हैं। उसमें कहीं भी डैम्प आएगा ना होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डैम्प आया था। न्यूमेटिक सस्पेंशन होता है, वो बहुत तेजी से उसको कैप्चर कर लेता है। अरे तुम उधर मन क्यों लगा रहे हो, क्या हुआ? उसको समझा रहे हो क्या? तो फिर तो सामने बोल रहे हैं तुम उसे मन लगा रहे हो। आइए देखिए यहां पर, बताना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बोले ना कि ट्रक का सामान टेम्पो में नहीं आएगा। चलिए देखिए, अब यहां पर हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, और एक ब्लॉक है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के, क्या बोलेंगे इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी क्या खासियत है, बोलिए? सब भूल भाल गए, हाँ कुछ याद है? न हम याद है न तुम याद हो, बस पेड़ की दरख्तें याद हैं। हाँ, इसी लगता है इसी को सिर्फ समझ में आया है। आइए सिचुएशन को होल्ड करते हैं हम लोग। इस पॉइंट को हम, मान लीजिए कि इस पॉइंट को
बी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। पॉइंट नोटेशन भी बहुत ध्यान से रखा जाता है, ऐसा नोटेशन रखा जाता है जो सही में पॉइंट रिप्रेजेंट करे। टी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको लगेगा टाइम है वो, ठीक है। आइए, स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जो स्प्रिंग के स्ट्रेंथ को बताता है, स्टिफनेस को बताता है, स्प्रिंग कितना हार्ड है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? एक पेन से, एक पेन में जो यूज होने वाला जो टिप टॉप वाला पेन है उसमें यूज होने वाला स्प्रिंग, उसका स्टिफनेस अलग होगा। एक कार में जो यूज होता है स्प्रिंग, उसका स्टिफनेस अलग होगा। तो वो क्या बताता है कि कितना इजीली वो कंप्रेस हो पाएगा या एलंगेट हो पाएगा। ऐसा बताना चाहिए ना। हम कहाँ हम जो भी बात बोले उसमें कहीं डिफिनेशन था नहीं, हम एक्सप्लेनेशन दिए। आप ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कितना कोई भी सिस्टम कितना स्टिफ है। कोई भी स्प्रिंग सिस्टम वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। के का वैल्यू क्या होता है, के का यूनिट क्या होता है, कोई बता सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ा ले रहा हूं, समझिए कि मेरा लेवल क्या होगा। समझ रहे? आ मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर बोल रही थी पहले। न्यूटन मीटर यूनिट किसका हो जाएगा? टॉर्क का हो जाएगा, और वर्क का, और वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज का होगा जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से बनते हैं, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बनता है वर्क, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बनता है टॉर्क। तो अंतर क्या है दोनों में? लीनियर और एंगुलर। वर्क लीनियर भी हो सकता है, टॉर्क टॉर्क जो लग रहा है वो वर्क एंगुलर भी हो सकता है, टॉर्क भी एंगुलर रहता है, ठीक है। तो क्यों है, क्यों नहीं है डायरेक्शन उसके पास? देखिए, आप रीजन पे बात कर रहे हैं, मतलब आप उसके कंसिक्वेंस पे बात कर रहे हैं, हम उसके रीजन पे बात कर रहे हैं। रीजन क्या था ताकि ये कंसिक्वेंस आया? देखिए, वर्क जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन टॉर्क क्या है? टॉर्क ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी पे लगेगा तो एक पर्टिकुलर एक्सिस में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ गए? जैसे वर्क, हम मसल्स वर्क करते हैं, मसल का वर्क होगा, बॉडी डिस्प्लेस करेंगे यदि मैकेनिकल वर्क की बात करें तो हम। लेकिन यदि उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और एक वेक्टर उसके साथ में और इंगेज हो गया है जो कि उसके क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर को बता रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है उसका एक डायरेक्शन है, वो अननोन इफेक्ट नहीं है, लेकिन वर्क अननोन इफेक्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वर्क किससे कनेक्ट हो रहा है? एनर्जी से, और एनर्जी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। आपके शरीर में मान लीजिए कि मसल में एनर्जी है, तो उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? है कि नहीं? वो अलग फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए उसका बेस अलग है। और जो टॉर्क है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वहां पोजीशन वेक्टर है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। उसमें हम डिस्कस किए थे। अब आइए यहां पर, अब मान लीजिए ये पॉइंट बी है। अब ये बी पॉइंट है, ये उसका नेचुरल पोजीशन है। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, लिखिएगा अच्छे से। नेचुरल लेंथ है ये, कौन सा? ये लेंथ, ये उसका नेचुरल लेंथ है। और ये बी पोजीशन को हम लोग बोलेंगे, बी को बोलेंगे नेचुरल पोजीशन। नेचुरल पोजीशन किसको कहते हैं? जहां पार्टिकल का सिस्टम का जो स्प्रिंग है, ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम है, उसमें स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे होगा, उसके कारण जो ब्लॉक का पोजीशन होगा वो नेचुरल पोजीशन कहलाएगा। और यदि हॉरिजॉन्टल में हम देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो नेचुरल पोजीशन ही मेन पोजीशन हो जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कैसे? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग को हम ब्लॉक ऐसे होल्ड किए हुए हैं, ऐसे होल्ड किए हुए हैं, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, ब्लॉक वहां पर है, इसलिए इस लेंथ को नेचुरल लेंथ कह दिए।
और बी पॉइंट को हम लोग नेचुरल पोजीशन कह दिए। अब जैसे जैसे हाथ हम नीचे करेंगे तो ब्लॉक रुकेगा नहीं, नीचे आएगा मेरे साथ, क्योंकि ब्लॉक के पास मास है और इस ब्लॉक का मास मान लीजिए स्मॉल m है, मान लीजिए 10 kg है मास समझने के लिए। तो 10 kg मास नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा क्योंकि mg फोर्स लग रहा है और स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा। जब स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अभी जो हो रहा है उसके अनुसार चले तो F बराबर माइनस के वाई जे कैप माइनस में हो रहा है ना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाई में। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो F बराबर क्या हो गया, के वाई जे कैप। तो के वाई अमाउंट का फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लॉक नीचे आने लगा, तो ब्लॉक नीचे जब आया, मान लीजिए सपोज करें इस पोजीशन पे आया, ये पोजीशन को हम ये पोजीशन ओ कह रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब इस पोजीशन की खासियत ये है कि यहां पर ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो हो गया। अब नेट फोर्स जीरो कब होगा, ये फोर्स लग रहा है किस पर, फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास कितना है स्मॉल m बाय स्प्रिंग। इस बार स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पर, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया ये, और ये उसका डायरेक्शन हो गया। यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। बहुत सारे ऑथर ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑथर आप फॉरेन ऑथर उसमें देखेंगे तो इस तरह को इस तरह से भी दिखाते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कितना है, के वाई। अब खासियत ये है कि बी पॉइंट पर वाई कितना है, बी पॉइंट पर वाई जीरो है, ठीक है। अब हम वहां ड्रॉ करने जा रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा। तो इसको हम एक्स की तरह से दिखाते हैं, चलिए इसको वाई ना दिखाएं, हम इसको एक्स दिखाते हैं, क्योंकि एक्स जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट के तौर पे लेते हैं उसको। तो अब यहां पर हम एक्स की जगह पर, मतलब हम उसको वाई में जो लिख रहे हैं वो एक्स लिख रहे हैं, और ये जो पोजीशन है इसको हम एक्स नॉट बोल दे रहे हैं। एक्स नॉट की खासियत क्या है, ये एक्स नॉट जो है वो ओ से बी का डिस्टेंस कह लीजिए, क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये एक्स नॉट है। अब एक्स नॉट की खासियत क्या है, यहां पर देखिए, ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर, यहां पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लॉक इस पोजीशन पे है। अब अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स एफ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स एफएसपी, ठीक है। अब यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं कितना, के एक्स नॉट, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, mg। और ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, एफ नेट क्या होता है, जीरो होता है। और बॉडी पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स यहां लग ही नहीं रहा है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो वाई एक्सिस में लग रहे हैं। mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और इस पोजीशन पे चूंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये वो पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। ये पोजीशन आया कैसे, तो जैसे ब्लॉक को हमने होल्ड किया, हल्का सा उसको रिलीज किया, तो ब्लॉक नीचे आने लगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, एक्स डेवलप कर रहा है, और एक्स बढ़ा। तो आप ये सोच लीजिए, मैंने इनिशियली क्या माना था कि मास कितना है, 10 kg। तो मान लीजिए m जो है, m इज इक्वल टू 10 kg, g का वैल्यू हम ले रहे हैं 10 न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर mg जो हुआ, दैट फोर्स इज कितना, 100 न्यूटन, ठीक है।
अब जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा बी पॉइंट से, तो 100 न्यूटन तो तुरंत नहीं लग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज करें लेट के का वैल्यू जो है, सपोज करें कि 100 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यहां समझना होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि स्प्रिंग को 1 मीटर एलोंगेट कराएंगे तो 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो इनिशियली ब्लॉक थोड़ा सा नीचे गया, तो मान लीजिए कि x उस समय x बराबर 0.2 मीटर था, तो फोर्स कितना लगा? स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स, तो बराबर कितना? 100 न्यूटन पर मीटर और इंटू 0.2 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ये कितना आ जाएगा? 2, और ये 200, और यहां से एक पॉइंट चला गया, तो ये कितना आ गया? 20। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं या नहीं बताइए? तो ये कितना हो गया? 20 न्यूटन फोर्स हो गया। ये 20 न्यूटन का फोर्स बॉडी के ब्लॉक के 0.2 मीटर डिस्प्लेस होने से हुआ। लेकिन बैलेंस कब होगा? जब ये और बढ़ेगा, क्योंकि अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन लग रहा है, तो ब्लॉक नीचे जाएगा। नीचे जाने से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो नेक्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट x बराबर 0.6 हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स अब इस केस में क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन होगा, और फिर ब्लॉक बढ़ेगा नीचे, क्योंकि नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो ब्लॉक धीरे धीरे नीचे जाएगा। और हम इसको अलाउ करेंगे बहुत धीरे जाने के लिए, ताकि बॉडी के पास वेलोसिटी डेवलप ना कर सके, क्योंकि वेलोसिटी डेवलप करेगा तो वो ओ पॉइंट पर रुकेगा नहीं। बात समझ पाए इस बात को? ओ पॉइंट पर ब्लॉक तभी रुकेगा जब उसके बी पॉइंट से ओ पॉइंट पे आने का स्पीड बहुत ही स्लो है। मान लीजिए बी पॉइंट से ओ पॉइंट आने में मात्र 322 दिन लग गए। ठीक है, तो 322 दिन में आएगा। आज आपने देखा, कल देखा, परसों देखा, देखा कि हाँ 322 दिन में यहां पहुंच गया। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे आया, तो यहां नेट फोर्स क्या हो गया? 0। और ये पोजीशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां mg किसके बराबर हो जाएगा? एफएसपी है, और वो कितना है? kx नॉट होगा। तो x नॉट निकाल सकते हैं क्या? तो x नॉट बराबर क्या होगा? x नॉट, kx नॉट बराबर mg, तो x नॉट बराबर हो जाएगा mg बाई k। ये इसका लेंथ होगा, दैट इज mg बाई k। इसको 8 ना समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, mg बाई 8, सॉरी mg बाई k, इसको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आया। ठीक है, अब खुद इसको देखिए, x नॉट बराबर mg बाई k है, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट। यदि k का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, x नॉट उतना ही कम रहेगा, यानी कम एलोंगेट होगा। और यदि k का वैल्यू बहुत ही कम है, तो x नॉट बढ़ जाएगा। क्या हुआ? एसी चलने लगा अपने आप? हाँ, अपने आप चलने लगा? कोई तो है, देख लीजिएगा। सब लोग घूम गए हैं ना? नहीं गए हैं तो बस आ रहे, एसी वाले ठीक करने वाला है। आप लोग का गर्मी नहीं लगना चाहिए आपको, क्या? आइए, तो ये जो पोजीशन हुआ, ये एक्स नॉट हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे? अब कहानी यहां से शुरू करेंगे। कहानी यहां से शुरू करेंगे, तो पार्टिकल यहां से पहले हम फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। इसको लाकर कहां डिस्प्लेस करेंगे? इस पोजीशन का नाम देंगे पी। पी याद है? आ? जो एसएचएम, हॉरिजॉन्टल एसएचएम में इधर पी था ना, इधर क्यू था, ये वो था, उसको ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे उसको घुमा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो पी क्या जाएगा? P नीचे आ गया, सॉरी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, पी नीचे आएगा, क्यू ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट, ये एक्सट्रीम, ये हो गया डिस्टेंस। इसको इसको हम लोग x बराबर प्लस ए मान सकते हैं, या माइनस मान लीजिए।
माइनस मान लीजिए, नेगेटिव आई को नेगेटिव मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब यहां से रिलीज होगा, यहां से इसको रिलीज करेंगे तो लौटेगा, रिटर्न बैक होगा। क्यों रिटर्न बैक होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर, अब ध्यान से समझिए, यहां पर हम फोर्स निकालते हैं एट पॉइंट। एट पॉइंट किस पर? पी पर। पी पर क्या होगा? ब्लॉक का एबिलिटी बना रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स कितना? के एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। तो एफ नेट बराबर क्या होगा? एफ नेट जो कि एफ एस पी प्लस माइनस एम जी होगा। तो एफ एस पी कितना हुआ? के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी। एम जी से के एक्स नॉट माइनस हुआ, क्यों? के एक्स नॉट बराबर एम जी होता है, इसलिए वो बैलेंस कट गया, बचा कितना? के एक्स। और यदि वो पॉइंट पी है, इफ पॉइंट, इफ यू टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट पी, तो पॉइंट पी लेंगे तो एफ नेट कितना होगा? एफ नेट बराबर हो जाएगा के माइनस ए, दैट इज इक्वल टू माइनस के होगा। तो माइनस, सॉरी, प्लस हो जाएगा ना। यहां तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिए ना, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिए। तो के हो गया। तो के अमाउंट का फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों लगेगा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट कर रहा है तो स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, के एक्स नॉट नहीं, सिर्फ लगाएगा के एक्स। और यदि वो एक्सट्रीम पोजीशन आ गया तो वही के क्या हो जाएगा? ए क्या, एक्स क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो जब वो पी पॉइंट पे होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा के ए, और यही फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टल एसएचएम में भी देखते हैं। अब उस फोर्स के साथ ये ऊपर जाएगा, यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, रिटर्न बैक वहां से रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा, और यही इतना डायमेंशन, इतना कि लगभग में ये ऊपर आ जाएगा। सेम है क्या? देख के बताइए, दूर से ज्यादा अच्छा से नजर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्यू पॉइंट बोल सकते हैं। अब क्यू पॉइंट पर क्या होगा? स्प्रिंग कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यहां से यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये टोटल जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लीजिए वो प्लस ए है ना। तो प्लस ए किससे बना? प्लस ए बना स्प्रिंग का यहां से यहां आने में। तो नेचुरल, ये सॉरी, नेचुरल पोजीशन तो यही है। अब यहां से अंदर गया और ये इधर से एक्स नॉट, तो ये दूरी तो एक्स नॉट है, और यहां से मान लीजिए कि कुछ और डिस्टेंस है, तो ये दूरी को हम, इस पॉइंट को क्यों कह रहे हैं ना, ये दूरी जो होगा, मान लीजिए ये एक्स हो रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स नॉट होगा। तो ये दूरी ए माइनस एक्स नॉट हो गया, और ये पोजीशन हमारा क्या कहलाएगा? प्लस ए होगा। और इसी मीन पोजीशन के साथ वो ऑसिलेट करता रहेगा। समझ पाए? अब इस यहां पर क्यू पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स एट पॉइंट क्या? नेट फोर्स एट पॉइंट क्यू। तो उस पॉइंट पर नेट फोर्स क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा क्या? आ डाउनवर्ड में होगा। एक तो एम जी होगा और प्लस के, और कितना होगा? ए माइनस एक्स नॉट होगा। ठीक है, इसको और आगे एलोब्रेट कर दें, यही एफ नेट आएगा। तो ये एम जी हुआ प्लस के ए माइनस के एक्स नॉट, ये कैंसिल हुआ तो फिर से के आ गया जो यहां आया था। समझ गए? अब इसका एक छोटा सा प्रोफाइल हम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। रुक जाइएगा, अभी लिखना नहीं है। बहुत ध्यान से लिखिएगा अच्छे से।
देखिए इस बात को समझ पा रहे हैं? हम ऑसिलेशन स्टार्ट कहां से काउंट करना शुरू किए हैं? जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा वो पॉइंट पर, और किधर जाना शुरू कर रहा है? प्लस की तरफ, यानी क्यू की तरफ। तो ओ से क्यू जाने में t/4 टाइम लगेगा, क्यू से फिर ओ आने में, जिसको हम ओ डैश बोल रहे हैं, फिर t/4 लगेगा, तो t/2 हो गया। और फिर ओ पॉइंट से पी पॉइंट जाने में t/4 लगेगा, तो 3t/4 हो गया। अब फिर रिटर्न बैक होकर फिर से ओ आने में, जिसको हम ओ डबल डैश बोल रहे हैं। समझ पाए? और एक्सट्रीम पॉइंट पर फोर्स क्या होगा? यहां पर इस पॉइंट पे भी एफ नेट कितना होगा? के ए होगा। और यहां पर भी फोर्स एफ नेट बराबर बराबर के ए होगा। समझ पाए? बोलिए, क्लियर है सबको? या कहीं डाउट है तो बोलिए। इसको बढ़िया से लिख लेना है, अच्छे से स्पेस दे करके, और स्पेस छोड़ छोड़ के लिखिएगा। घर जाकर इसको रिवाइज कीजिएगा, और फिर जहां स्पेस बच गया उसमें कुछ और पुट कीजिएगा। कुछ पॉइंट्स हम लिखा देंगे, कुछ पॉइंट्स आप खुद से लिखिएगा। Net force acting on the body at extreme positions will be Ka, will be Ka, will be Ka, where K is extreme, sorry, K is spring constant or called stiffness constant, spring constant or stiffness constant, extreme position or stiffness constant। ठीक है, पॉइंट्स लिख लिए। क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में। आप सब लोग मॉड्यूल लेके आइएगा, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग।